और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना की वजह से हर किसी के लिए चिंता की बात। पिछले 24 घंटे में 1117 नए मामले उत्तराखंड से सामने आए हैं। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 27,000 को पार कर गया है और जिस तरह से ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वाकई चिंता पैदा करने वाले। तमाम एहतियात के बावजूद भी बढ़ते हुए आंकड़े चिंता पैदा करते हैं। आंकड़ा 27,000 के पार चला गया। कोरोना से अब तक 372 लोगों की मौत सूबे में हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 8,500 को पार कर चुकी है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की कोरोना को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता दें। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 1,117 नए केस मिले हैं। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 27,000 को पार कर गया और इस तरह से आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आप देखिए कि 372 लोगों की मौत अब तक हुई है कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते। और इस तरह से चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 1,117 मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है, जो कि पिछले 24 घंटे के मामलों की बात करें 1,117 मामले सामने आए। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 27,000 के पार कर गया और इस तरह से पिछले 24 घंटे के जो मामले हैं वाकई चौंकाने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है कोरोना को लेकर के इस वक्त? प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना का कहर तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर से खबर है, जहां पर आम आदमी पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया, जिसमें पूर्व सैनिक समेत यहां पर युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्रीनगर में दर्जनों युवाओं ने हिस्सा लेकर दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड को भी सुविधा देने की बात कही। पौड़ी लोकसभा के प्रभारी भी इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के उन ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी ऑक्सीमीटर पहुंचाने का काम कर रही है, जहां पर कोरोना काल में मरीजों को ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। उन सभी जगहों पर आम आदमी पार्टी गहनता से पड़ताल कर रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी 2022 में दिल्ली की तरह बम्पर बहुमत से चुनाव जीतेगी। उन्हें भरोसा है कि आम आदमी पार्टी 70 विधानसभा सीटों में से 65 सीट जीत करके आएगी। तो आम आदमी पार्टी की सक्रियता और लगातार पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि उत्तराखंड में तमाम सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेंगी। 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पार्टी पूरी तरह से सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। नए लोग जोड़े जा रहे हैं। संतोष मिश्रा जी, भ्रष्टाचार का एक ही काल। अगर बदलाव लाना हमें तो हमें थोड़ा चेंजिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर 5 साल आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पूर्व सैनिकों और युवाओं ने यहां पर हिस्सा लिया। सदस्यता कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके लोग जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ और इससे पार्टी उत्साहित है। हालांकि ये मुसीबतें जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के सामने खड़ी हो रही है, क्योंकि इनके जो कार्यकर्ता हैं वो अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। चाहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर
पहाड़ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करें तो नुकसान दोनों पार्टियों को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सभी 70 सीटों पर इस बार आम आदमी पार्टी अपना भाग्य आजमाएगी। इस बात का ऐलान अरविंद केजरीवाल की ओर से पहले ही कर दिया गया था और इसके बाद पार्टी लगातार सदस्यता अभियान चला रही है। नए लोगों को पार्टी से जोड़ा जा रहा है। पहाड़ों में कुछ चर्चित नाम भी लगातार पिछले दिनों से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं, जिससे दोनों पार्टियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। कांग्रेस और बीजेपी के खेमे में खलबली जरूर नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सक्रियता कहीं न कहीं दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचाएगी। सैनिकों ने सदस्यता ग्रहण की, मैं पहले तो बधाई देना चाहता हूँ। देश की सेवा की और अब वो आम आदमी पार्टी में ईमानदारी से केजरीवाल साहब के साथ मिलकर के सेवा करेंगे। और उसी के साथ युवा छात्र विंग श्रीनगर कॉलेज के जो बालकों ने ज्वाइन किया, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और अभी मैं 5 विधानसभाएं हमारे कर्णप्रयाग, थराली, बद्रीनाथ, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग का भ्रमण करके आए। बहुत अच्छा माहौल है लोगों में, और लग रहा है कि लोग इस बार जो है बीजेपी को, जो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, उससे ऊब चुके हैं। और अब जो है आम आदमी पार्टी को दिल्ली के तर्ज पर जैसे बिजली पानी फ्री और महिलाओं को बसों में फ्री सफ़र देने का जो काम किया है, या शिक्षा के स्तर पर सरकारी स्कूलों का जो अच्छा परसेंटेज आया, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य दिल्ली में जो दिया जा रहा है, वो हम उत्तराखंड देवभूमि में देना चाहते हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भगवान सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। भगवान, किस तरह से आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान पहाड़ों में देखने को मिल रहा है? हेमंत, मैं आपको बता दूं कि जो जनपद पौड़ी गढ़वाल लोकसभा के प्रभारी है शिवपाल रावत, वो क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और उनको श्रीनगर में उन्होंने काफी युवाओं को शामिल किया गया है और उनका साफ कहना है कि हम बीजेपी को टक्कर देंगे। बीजेपी को टक्कर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस बार बीजेपी के विधायक ज्यादा है, तो उनका शिवपाल रावत जी का यही कहना है कि इस बार का जो चुनाव होगा कि आम आदमी पार्टी जीत जाएगी और जो सुपड़ा साफ भाजपा ने कांग्रेस का किया था, वही सुपड़ा साफ इस बार आम आदमी पार्टी यहाँ पे भाजपा का करेगी। कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जिस तरह से क्षेत्र में लोगों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन एक चीज और आप बता दूं मैं यहाँ पे कि कई जगह ऐसा भी है कि थोड़ा आम आदमी पार्टी को विरोध भी करना पड़ रहा है। कहीं पे आम आदमी के विरोध भी कर रहे हैं लोग कि, और कहीं पे क्षेत्र में लोग खुशी है कि अगर आम आदमी एक विकल्प नया दूसरा विकल्प है कि अगर आम आदमी पार्टी आती तो थोड़ा कुछ सुधार है। लेकिन कहीं ना कहीं हेमंत देखा जा सकता है कि जिस तरह से केजरीवाल साहब ने कहा है कि हम 70 विधानसभा में से 70 चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है क्षेत्र में काफी लोग जुड़ रहे हैं और कई लोग इसके विरोध भी कर रहे हैं। चलिए भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उधर कोटद्वार से आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी डीआईजी बलराम सिंह नेगी अपने बयानों से चर्चाओं में। बलराम सिंह नेगी ने देश के लोकतंत्र पर सवालिया निशान खड़े किए और आरक्षण को देश के लिए अभिशाप बताया। बलराम सिंह नेगी ने कहा कि विधानसभा, नगर निकाय और पंचायत चुनाव में आरक्षण नहीं होना चाहिए। महिला आरक्षण या जातिगत आरक्षण से ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि अनक्वालिफाइड होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता। इन जगहों पर आरक्षित नहीं, वरिष्ठ और समझदार लोगों को आगे आना चाहिए, जिससे देश का समग्र विकास हो। उनके इस बयान के बाद आरक्षित वर्गों ने विरोध जताया है। पार्षद सुखपाल शाह के नेतृत्व में आरक्षित वर्ग और महिला मंडल दल ने झंडी चौड़ में आम आदमी पार्टी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। नेगी का ये बयान कई राजनीतिक नेताओं ने परिपक्व बताया है और साथ ही साथ बेहुदा इसे करार दिया गया है। महिला मंगल दल की ओर प्रदर्शन किया गया, क्योंकि महिलाओं पर भी ये टिप्पणी की गई कि किसी तरह का महिला आरक्षण भी नहीं होना चाहिए। तो हम आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार आम आदमी पार्टी के नेता हैं बलराम सिंह नेगी, क्या कुछ विवादित बयान दिया है। विधानसभाओं में, पंचायतों में और नगर निकायों में ये जो महिला आरक्षण या जाति आरक्षण या ये करके ये ऐसे लोगों को सीट पे ले आते हैं जिनको कि ज्ञान नहीं होता। तो मेरा मंतव्य आरक्षण से ये है कि नगर निगमों में और इन विधानसभाओं में और पंचायतों में वरिष्ठ लोगों को और समझदार लोगों को, जो कि ईमानदारी से सरकार का पैसा खर्च करें और जनता को उसका फायदा दिला सकें, ऐसे लोगों को पार्टियों को चुनाव लड़ाना चाहिए और ताकि जनता की वो सेवा कर सकें। यहाँ पर जो आरक्षित क्षेत्र कर देते हैं तो अनक्वालिफाइड लोग आ जाते हैं जिनको कुछ ज्ञान नहीं होता है, वो उसका फिर माफिया इस्तेमाल करता है
और वो फिर सिवाय इसके कि वो विकास के धन का दुरुपयोग करें, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। जो आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पर प्रभारी बनाए गए हैं श्री बलराम सिंह नेगी जी, उनके द्वारा जो सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने जो सुना है कि उन्होंने एक तो आरक्षण विरोधी जो यहाँ पर उन्होंने एक ज्ञापन अपने तरफ से एक चैनल को दिया है, और जो उन्होंने महिला शक्ति के लिए कि उन्होंने कहा कि जो है कि महिला हो चाहे जो है आरक्षण वर्ग में जो पंचायत में हो, चाहे नगर निगम में हो, नगर इकाई में, चाहे विधायक में है, जो भी लोग आरक्षित जाते हैं वो बिल्कुल निकम्मे हैं। बिल्कुल ये सीधा जो है लोकतंत्र पे ये बहुत बड़ा जो है लोकतंत्र का अपमान श्री बलराम सिंह नेगी ने जो आम आदमी के पार्टी के जो यहाँ पे हैं उन्होंने किया है। देखो, मैं ये कह देना चाहती हूँ, बलराम सिंह नेगी जी ने जो सोशल मीडिया में ये कहा है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण चाहे वो किसी भी तरह का आरक्षण हो, महिलाओं को भी अगर आरक्षण दिया है तो कुछ सोच समझ के गवर्नमेंट ने दिया होगा, और वो कह रहे हैं कि आरक्षण बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। आरक्षण के चक्कर में अनपढ़ को जी चुनाव लड़ाया जाता है और अनपढ़ पद पे बैठ जाते हैं, और महिलाएं जिनको कुछ नहीं आता वो पोस्ट पे बैठ जाती हैं। ये बिल्कुल बहुत गलत बात है। हमारे मुर्दाबाद, आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद, आरक्षण विरोधी मुर्दाबाद, आरक्षण। तो चलिए इसी बीच हम आपको बता दें, आप ये तस्वीरें देखिए, और आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी के विवादित बयान के चलते राजनीति गर्मा गई है। उधर बड़ी खबर यह है, बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ऋषिकेश से बड़ी खबर है, जहां पर बेटी बेचने वाला एक पिता गिरफ्तार किया गया। खरीदने वाला आरोपी पहले ही जेल जा चुका है। आरोपियों के पकड़े जाने के बाद भी नाबालिग अभी तक नहीं मिल पाई है। रुपयों के लालच में पिता ने बेटी को भेज दिया था। आरोपी के कब्जे से यह नाबालिग भाग गई थी। पुलिस के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है, लेकिन नाबालिग अभी भी नहीं मिल पाई है। हालांकि आरोपी की पहले ही गिरफ्तारी हो गई थी। अब बेटी को बेचने वाला पिता भी पुलिस के शिकंजे में है, यानी कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। खरीदने वाला आरोपी पहले ही जेल जा चुका है, लेकिन नाबालिग का अभी तक कोई अता पता नहीं लगा पाई है पुलिस। तो मुनी की रेती थाना इलाके का पूरा मामला है, टिहरी गढ़वाल जनपद का। उधर मुनी की रेती थाने के एसओ आर.के. सकलानी ने बताया कि नाबालिग आरोपी के कब्जे से छूटकर भाग गई थी, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। लास्ट ईयर एक मुकदमा यहाँ पर कायम हुआ था, जिसमें कि एक महिला द्वारा अपने पति पर आरोप लगाया गया था कि उसके द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री को किसी मेरठ के निवासी व्यक्ति को जो है बेच दिया गया है। इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पाया गया था कि वास्तव में उस व्यक्ति के द्वारा अपनी आर्थिक तंगी के चलते हुए अपनी 14 साल की लड़की को मेरठ के निवासी एक 32 वर्षीय युवक को बेच दिया गया था। इस संबंध में उस युवक को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और इस लड़की के फादर को कल गिरफ्तार किया गया है। तो चलिए ज्यादा जानकारी पर इसी खबर पर हमारे सहयोगी नीरज गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, क्या कुछ जानकारी है इस बेटी को बेचने के पूरे मामले को लेकर के इस वक्त आपके पास? जी हेमंत जी, मैं बता दूं, ये सन 2019 का मामला है। मुनी की रेती क्षेत्र में एक व्यक्ति है जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उसने अपनी 14 साल की बेटी को एक व्यक्ति को बेच दिया था। जैसे ही उसकी मां को पता चला कि मेरी बेटी को बेच दिया, तो उसने थानाध्यक्ष मुनी की रेती आर.के. सकलानी से मुलाकात की और एक प्रार्थना पत्र दिया। तो पुलिस ने जो है आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जैसे ही घटना का पता चला तो बाप जो है फरारी हो गया था। तो आज 1 साल बाद जो है उसके जो पिता है उस लड़की के उसको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लड़की तभी से लापता है। पुलिस द्वारा लड़की को ढूंढने की लगातार कोशिश की जा रही है, कई जगह दबिश भी दी गई है, लेकिन वो लड़की का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं आरोपी पिता को न्यायालय में पेश करने की तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर पर भी हम आपका रुख करेंगे। फिलहाल ये ऋषिकेश की तस्वीरें जहां पर आरोपी पिता की गिरफ्तारी हुई है। करीब 1 साल बाद इस पिता को गिरफ्तार किया गया पुलिस की ओर से। इस पर भी आरोप है कि इसने अपनी बेटी को बेचा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, वो हम आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है, ऋषिकेश में गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है। लगातार ये आतंक बढ़ता जा रहा है। गुलदार ने लोगों पर हमला किया। ज्यादा जानकारी के साथ नीरज हमारे साथ लगातार मौजूद है। हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। नीरज, क्या कुछ जानकारी गुलदार को लेकर? पिछले काफी समय से यहाँ आईडीपीएल कॉलोनी में, कृष्णानगर कॉलोनी में गुलदार का आतंक बना हुआ है। आज सुबह लगभग 9 बजे करीबन गुलदार ने एक महिला को बुरी तरह जख्मी कर दिया
और 2 पुरुषों पर भी हमला किया था, वो हल्के से घायल हुए हैं। जैसी इसकी सूचना वन विभाग और पुलिस प्रशासन को मिली तो पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम मेडिकल पहुंच चुकी है और लगातार गुलदार को कॉम्बिंग करने की जो है काउंटिंग किया जा रहा है, तलाशी ली जा रही है और लोगों को जो है उस स्थान से दूर किया, लेकिन भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है और प्रशासन द्वारा काफी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा है। लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि गुलदार ने महिला को जख्मी कर दिया और अभी आदमखोर बन चुका है, इसलिए सबको पीछे हटने लगा। वहीं वन विभाग की टीम यहाँ पहुंच चुकी है और पिंजरे लाए जा रहे हैं और जगह जगह पिंजरे लगाए जा रहे हैं। वहीं वहां से शूटर भी बुला लिए गए हैं, अगर पकड़ा नहीं जाता है तो गुलदार तो उसको शूट करने की भी पूरी तैयारी वन विभाग द्वारा की गई है। जी बिल्कुल नीरज, अब तक कितने लोगों को घायल कर चुका है? जी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक महिला की तो पुष्टि हो चुकी है कि वो बुरी तरह घायल है, उसको ऋषिकेश हम ले गए हैं। लेकिन जैसे पता चला है सूत्रों के हवाले से कि 2 पुरुषों को भी गुलदार ने हमला किया था जो हल्का फुल्का घायल हुए हैं, लेकिन महिला गंभीर रूप से घायल हुई, ऋषिकेश हम ले जाया गया। जी अब वन विभाग गुलदार के मामले पर क्या कुछ कह रहा है? हालांकि कोशिश की जा रही है, लेकिन कब तक पकड़ लिया जाएगा? जी पिछले काफी समय से लोग यहाँ पर परेशान हैं, दहशत में हैं। कई बार अधिकारियों से कहा चुका है कि यहाँ पे एडिकल जो फैक्ट्री है उसके अंदर गुलदार परिवार सहित रहता है, या गुलदार, गुलदारनी और उसके 2 बच्चे काफी बार देखे जा चुके हैं, लेकिन वन विभाग द्वारा लोगों की सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं किया गया। आज ये दुर्घटना घटी है, इसलिए बड़ा लोगों में बड़ा आक्रोश है कि वन विभाग द्वारा लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ भी इंतजाम नहीं किए गए हैं और जिसका खामियाजा आज यहाँ पे स्थानीय जनता को उठाना पड़ रहा है। वो महिला बुरी तरह घायल है, वो सुबह सुबह जो है घर से जो है बाजार निकली थी, लेकिन जैसे ही वहाँ एडिपल लवली स्टोर के पास पहुंची तो वहाँ झाड़ियों में गुलदार बैठा था, उसने महिला पे अचानक हमला कर दिया। जी और लोगों में काफी दहशत का माहौल है, घर से बाहर निकलने के लिए लोग काफी बिल्कुल नीरज, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार कोशिशें गुलदार को पकड़ने की जा रही हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। साथ ही केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति की भी जानकारी दी गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, मुख्य सचिव ओम प्रकाश, सचिव दिलीप जावलकर समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने निर्देशित किया है कि बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि वहां का पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व बना रहे। स्मार्ट स्पिरिचुअल सिटी के तौर पर विकसित किया जाए, होम स्टे भी विकसित किए जा सकते हैं, निकटवर्ती अन्य आध्यात्मिक स्थलों को भी इससे जोड़ा जाए। बद्रीनाथ धाम के प्रवेश स्थल पर विशेष लाइटिंग की व्यवस्था हो जो कि आध्यात्मिक वातावरण के अनुरूप हो। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की है। तो केदारनाथ धाम के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई है। उधर बाजपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की नवनियुक्त राष्ट्रीय प्रबंध कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत पहुंचे, जहां पर हरीश रावत ने नवनियुक्त राष्ट्रीय प्रबंध कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण करवाई और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान क्षत्रिय महासभा द्वारा हरीश रावत का स्मृति चिन्ह और भेंट करके उन्हें सम्मानित किया गया। इसके उपरांत कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत चीनी मिल गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से मैदान में सक्रिय रहने का आह्वान किया गया। पैदा किया गया मुद्दा है। मुझे बहुत बिटर एक्सपीरियंस है यहाँ की ज़मीनों के। मुझसे कहा जाता था कि सितारगंज और इधर की ज़मीन का मामला बंगाली भाइयों की तो कोई सुलझा ही नहीं सकता है, और वर्ग 3, 4, 8, 9, 10 जो भी हैं उनका मामला, इन हरिग्राम, गांधी ग्रामों का मामला ये सुलझ नहीं सकते, नजूल वाले सुलझ नहीं सकते। लेकिन हमने जुलाई 2016 को ये सारे मामलों का समाधान निकाल दिया। तो सरकार की इच्छा शक्ति के आगे और विधानमंडल की इच्छा शक्ति के आगे सब चीज़ें सारे समाधान निकल आते हैं। इसके समाधान का सत्तापक्ष समाधान नहीं निकालना चाहता। लोग यहाँ की ज़मीनों के मामलों को उलझा करके रखना चाहते हैं, उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है, और जब वक्त आएगा तो हम इसका समाधान निकाल लेंगे। और करने की ज़रूरत नहीं, किसी को उनके काबिज ज़मीन से
कोई भी व्यक्ति नहीं हटा। उधर पूर्व सीएम हरीश रावत काशीपुर में उपवास को लेकर के धरने पर बैठ गए हैं। गन्ना आयुक्त कार्यालय में धरने पर बैठे हरीश रावत ने कहा कि वे किसानों की समस्याओं को लेकर धरने पर है, जिससे कि त्रिवेंद्र सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर दिखाई दे। हरीश रावत ने कहा कि किसानों के 200 करोड़ रुपए सरकार और गन्ना मिलों पर बकाया है। अगर सरकार और गन्ना मिल उनका भुगतान नहीं करेंगे तो किसानों को अगली फसल की बुआई का भी संकट खड़ा हो जाएगा। हरीश रावत के साथ काफी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। सरकार विरोधी नारेबाजी और किसानों को भुगतान की मांग लगातार उठाई जा रही है। है कि जो किसानों का चीनी मिलों पर गन्ने का भुगतान बाकी है वो भुगतान हो जाए, और किसान इस समय पस्ता हालत है। किसान का लगभग 200 करोड़ रुपया उधम सिंह नगर नैनीताल में है और करीब 250 करोड़ रुपया हरिद्वार के अंदर है, और सरकार कहीं उनके कानों में जूं ही नहीं रह रही है। उधर कोरोना काल के चलते उत्तराखंड सरकार द्वारा चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटने के बाद तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था हरिद्वार पहुंचा। सप्ताह भर पहले हरिद्वार से मात्र 6 तीर्थ यात्री चारधाम यात्रा के लिए रवाना हुए थे। हरिद्वार पहुंचने पर जिला पर्यटन अधिकारी और ट्रेवल व्यवसायियों ने इन यात्रियों का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान ट्रेवल व्यवसायियों ने इन तीर्थ यात्रियों का आभार व्यक्त किया, साथ ही राज्य सरकार के प्रति नाराजगी भी व्यक्त की। ट्रेवल व्यवसायियों ने सरकार से चारधाम के लिए आने वाले यात्रियों के उत्तराखंड प्रवेश पर नियमों में ढील और ट्रेवल व्यवसाय पर निर्भर लोगों को आर्थिक पैकेज देने की मांग की है। वहीं हरिद्वार की जिला पर्यटन अधिकारी सीमा नौटियाल ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए ही उत्तराखंड के बॉर्डर सावधानी बरती जा रही है। चारधाम यात्रा के लिए देवस्थानम बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। बॉर्डर जो हमारे पूरी तरह खुल गए हैं और सिर्फ स्मार्ट सिटी में आपको रजिस्ट्रेशन करके ही यहाँ पर आना है, और चारधाम अगर आप आते हैं तो देवस्थानम बोर्ड में आप रजिस्ट्रेशन करके आ सकते हैं। और बॉर्डर में जो है सबकी चेकिंग इसलिए होती है कि एक सुरक्षा की तरीके से कि सबका रजिस्ट्रेशन है प्रॉपर नहीं है, इसलिए जो पहले से वहाँ नोट किया जाता है सबके रजिस्ट्रेशन से। इसलिए थोड़ा सा जो आने वाले लोग हैं उनको थोड़ा कठिनाई का सामना करता है, लेकिन ये भी देखो कि समय काल ऐसा चल रहा है कि इससे हमें सुरक्षा करता हूँ पर्यटन विभाग के अधिकारियों से और भाजपा सरकार से कि वे उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए आने वाले प्रत्येक पर्यटक के लिए कम से कम कोविड का टेस्ट फ्री करे, ताकि हर यात्री यहाँ आए, अपना टेस्ट कराए और नियम अनुसार वो चारधाम यात्रा कर सके। अपने ट्रैवल व्यवसायियों के लिए कि कोई एक आर्थिक पैकेज ट्रैवल को अगर उभारना है, इस रीढ़ को अगर जो घायल हुई है, चोटिल हुई है, उसे ठीक करना है पर्यटन की, तो कहीं ना कहीं सरकार को एक मल्लम इनके ऊपर एक जो है कोई ना कोई पैकेज ऐसा आर्थिक दे करके लगाना पड़ेगा। सरकार की नीति लगातार फेल हुई है और आज भी सरकार की नीति फेल नहीं हुई है, तो हम इन यात्रियों जो हमारे पर्यटक आए हैं हम इनको साधुवाद के साथ इनका स्वागत करते हुए हम ये कहते हैं कि इन्होंने सरकार की आंख खोलने का काम करा कि आप हमें आने तो दो, आप अगर आप आने देंगे तो हम यात्रा भली प्रकार से करके आएंगे और दर्शन करके आएंगे। इन्होंने अपने रिस्क पे अपने सर कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूँगा इन्होंने अपने सर पे कफन बांध के यात्रा करिए। सरकार ने इसमें कुछ नहीं करा, सरकार ने तो इतनी कंडीशन तंग करवा के यात्री को बुला रही है कि आम यात्री आने से पहले ये कहता है कि मैं तो बॉर्डर से वापिस चले जाऊँ। उधर सरकार द्वारा जारी की गई नई शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ आज विभिन्न शिक्षक संगठनों ने संयुक्त रूप से मोर्चा खोल दिया है। शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उपजिलाधिकारी, ब्लॉक प्रमुख, नगरपालिका अध्यक्ष, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख, सांसद प्रतिनिधि के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर शिक्षा नीति में बदलाव की मांग की है। वहीं ज्ञापन देते हुए शिक्षक संगठनों के मंडलीय अध्यक्ष नवेंदु मटपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति को भारतीय संविधान की समानता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय, वैज्ञानिक चेतना के मानदंडों के अनुरूप बनाने की मांग की गई। साथ ही सरकारी शिक्षा के निजीकरण, कॉर्पोरेटीकरण और साथ ही साथ तमाम मुद्दों को लेकर के
मोर्चा खोला गया है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। जिंदगी में हर चीज का विकल्प है, लेकिन पानी का कोई विकल्प नहीं। अब बातें नहीं होंगी, अब मुहिम चलेगी। बारिश का पानी बन सकता है आपकी जिंदगी। हर बूंद में मुस्कुराएगा आपका कल। सोच जो आपका समय बदल दे। आखिरी बूंद ITV नेटवर्क की मुहिम। लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आखिरीबूंद.com और अपने विचारों को साझा करें। सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टॉयलेट की सीट से करीब 40 गुना ज्यादा कीटाणु लिफ्ट के बटन पर पाए जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99 खास खबर के सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। सत्र में स्क्वाड्रन गोल्डन एरो का हिस्सा बना वायुवी राफेल विमान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली की मौजूदगी में हुई इंडक्शन सेरेमनी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जालसाजी खाते से फर्जी चेक लगा करके लखनऊ के 2 बैंकों से निकाले गए लाखों रुपए। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। यूपी में कोरोना ने मचाया कोहराम। पिछले 24 घंटे में मिले 6,568 नए केस। संक्रमितों की संख्या 2,85,041 हुई। कुशीनगर में पंचायत का तुगलकी फरमान। प्रेमी जोड़ों को जूतों चप्पलों